महिला आरक्षण बिल से जुड़ा 131वां संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई। इसमें संसद की 543 सीटों से बढ़ाकर 850 सीटें करने का प्रावधान था और 21 घंटे की चर्चा के बाद इस पर वोटिंग हुई। लोकसभा में 528 सांसदों ने वोट डाले और पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। 528 का 2/3 352 होता है। इस तरीके से बिल पास 54 वोट से गिर गया। परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026 पर सरकार ने वोटिंग कराने से इनकार कर दिया। सरकार ने कहा कि ये बिल एक दूसरे से लिंक्ड है, इसलिए वोटिंग की जरूरत नहीं है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये विरोध की हदिया डाल रहे हैं। इस देश की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिलने के चलते लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल गिर गया। 33% महिला आरक्षण के लिए सरकार संविधान संशोधन बिल लेकर आई, जिसे पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होता है। ऐसे में बिल पारित कराने के लिए 352 वोट की जरूरत थी, लेकिन बिल के पक्ष में 298 वोट ही पड़े और बिल के विरोध में 230 वोट पड़े। भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन इस प्रकार है: हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। बिल गिरा तो विपक्षी खेमा झूम उठा। वहीं सरकार की तरफ से विपक्ष पर निशाना साधा गया। ये कहा गया कि विपक्ष ने महिलाओं को उनका अधिकार देने का ऐतिहासिक मौका गंवा दिया है। ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है, उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था, आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का, अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा। महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल गिरने को विपक्ष ने अपनी जीत बताया है और इसको हमने हरा दिया है, तो अच्छी बात है। सर, जो सरकार कह रही है कि महिलाओं का विरोध किया, इस बात की आपके ऊपर जो है विपक्ष को हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले, जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो और मेरे ख्याल से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। उधर एनडीए ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिल गिरने के बाद संसद परिसर में एनडीए की महिला सांसदों ने जमकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी करते हुए विपक्ष को महिला विरोधी करार दिया। देखिए, बहुत ही शर्मिंदगी भरा जो है ये माहौल है। मुझे लगता है इससे ज्यादा दुखद और पीड़ादायक आज तक शायद कभी कुछ नहीं हुआ है। और कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने जो है हर हद पार कर दी है अन्याय की, और मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं महिलाओं से घृणा की।
उन्होंने हर हद पार कर दी है। इस देश की महिलाएं महिला आरक्षण पर रण अब और भीषण हो गया है। संसद से निकलकर अब ये जंग सड़क तक पहुंच गई है। साथ ही एनडीए में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है और सरकार ने साफ कर दिया है कि महिलाओं के हक की लड़ाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 131वां संशोधन बिल पास नहीं होने पर जहां विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है, वहीं सरकार ने विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस एसपी सांसदों ने बीजेपी के एजेंडे को नाकाम करने पर खुशी जताई है, तो वहीं पर मोदी सरकार 11 साल में पहली बार कोई बिल पास नहीं करवा पाई है। ये हमने पहले कह रहा था कि बीजेपी देना नहीं चाहती, बीजेपी इवेंट करना चाहती है। ये बीजेपी का इवेंट मैनेजमेंट था, वो फेल हो गया। अभी देखिए कल से पुतले जलाते फिरेंगे कि साहब हमने मेल देना, इनको कुछ था नहीं, बातें ही बातें करनी थी, वही सब हुआ है। संस्थापक आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने जब उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला आरक्षण लागू किया पंचायती राज में, तब जहां SC/ST महिलाओं को आरक्षण मिला, वही हमारी OBC महिलाओं को भी आरक्षण मिला और हमारी जनरल कैटेगरी की महिलाओं को भी आरक्षण मिला। अब समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस आरक्षण में हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिले। देखिए, पता नहीं सत्ता पक्ष के लोग किस बात का ढिंडोरा पीट रहे हैं। आज जो बिल गिरा है वो महिला बिल नहीं है। असल महिला बिल जो 2023 में पास हुआ था वो आज भी इंटैक्ट है और स्टैंडिंग है। आज सिर्फ अमेंडमेंट गिरी है जो डिलिमिटेशन को लेकर थी, जिसमें ये सरकार चाहती थी अपने हिसाब से देश के इलेक्टोरल मैप को बदलने की। सिर्फ वो खारिज हुआ है और उसकी हमें खुशी है। महिला बिल 2023 का इंटैक्ट है। हमारी मांग है कि सरकार उसे 29 में लागू करे, 33% आरक्षण 543 सीट पे देने का काम करे। इनकी नीयत सही है तो ये करेंगे, वरना इन्हीं का महिला विरोधी चेहरा सामने आएगा। और अब बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। अमित शाह ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही अमित शाह ने विपक्ष को महिला और OBC विरोधी करार दिया है। अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला और राहुल को अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से सीख लेने की नसीहत दे डाली। देखिए, 33% महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर चर्चा का जवाब देने के लिए लोकसभा में जब गृह मंत्री अमित शाह आए तो अपने चित परिचित अंदाज में विपक्ष पर हमला बोला। इंडी अलायंस के सभी सदस्यों ने अगर मगर किंतु परंतु इसका उपयोग कर स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया है। तो शोर शराबा कर बच जाओगे, मगर माताओं बहनों का जो आक्रोश आपके खिलाफ है ना, जब मैदान में जाओगे तब मालूम पड़ेगा। भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा। चुनाव में जब जाएंगे मालूम पड़ेगा, मातृशक्ति हिसाब मांगेगी। OBC के मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार पर OBC विरोधी होने का आरोप लगाया, तो पलटवार में गृह मंत्री अमित शाह ने इतिहास का जिक्र करते हुए कांग्रेस को ही सबसे बड़ा OBC विरोधी करार दे दिया। इस देश में OBC का सबसे बड़ा कोई विरोधी पार्टी है तो मैं बिल्कुल कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं कांग्रेस पार्टी। इन्होंने चौधरी चरण सिंह और सीताराम केसरी का अध्यक्ष का दोनों को काल पूरा नहीं कर रहे। परिसीमन के मुद्दे पर सबसे ज्यादा संग्राम छिड़ा हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि महिला आरक्षण की आड़ में सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए परिसीमन कराना चाहती है और इस परिसीमन से दक्षिण के राज्यों को नुकसान होगा। इस नैरेटिव का भी जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया कि दक्षिण को अन्याय हो जाएगा। कल मुझे थोड़ा भय लगा कि उत्तर बनाम दक्षिण का नैरेटिव एक रात के लिए भी दक्षिण के राज्यों में नहीं होना चाहिए। मैं
फिर से स्पष्ट कर देता हूं, दक्षिण का राज्यों का इस सदन पर इतना ही अधिकार है जितना उत्तर के राज्यों का अधिकार है। अरे दक्षिण छोड़िए, छोटी सी यूटी लक्षद्वीप का भी इतना अधिकार है जितना उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार का। इसके साथ ही जातीय जनगणना को लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में सरकार का पक्ष रखा और साफ किया कि 2026 की जनगणना में जाति की गणना भी होगी। कि नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट ने जातीय जनगणना का जो निर्णय किया है, वो कैबिनेट प्रस्ताव में 26 की जनगणना जाति के साथ कराने का निर्णय किया है। कुल मिलाकर महिला आरक्षण से परिसीमन तक, ओबीसी से लेकर जातीय जनगणना तक हर मुद्दे पर फैलाए जा रहे भ्रम को गृह मंत्री अमित शाह ने अपने तर्कों के साथ ध्वस्त कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नए तेवर और कलेवर में उतरने की तैयारी है। संगठन से लेकर मंत्रिमंडल तक में बीजेपी सशक्त टीम तैयार कर रही है। यूपी बीजेपी में प्रदेश संगठन में फेरबदल और साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली में मंथन जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी की लगातार बैठकें जारी हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार पर यूपी बीजेपी की नई टीम को लेकर बड़ी बैठक हुई। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की बैठक हुई। इस मीटिंग में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और यूपी के महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि यूपी बीजेपी टीम में 42 पदाधिकारियों के पैनल पर चर्चा हो रही है। मंत्रिमंडल के लिए बीजेपी ने 14 नए नामों का पैनल तैयार किया है। बीजेपी का फोकस सामाजिक समीकरण साधने पर है। योगी मंत्रिमंडल में पासी, ब्राह्मण, शाक्य और अवध क्षेत्र के एक कुर्मी बिरादरी को जगह मिल सकती है। सिख समाज से भी कैबिनेट मंत्री बनाने की तैयारी है। पश्चिम यूपी में जयंत चौधरी के गठबंधन के बावजूद बीजेपी अपनी जाट लीडरशिप को कमजोर नहीं होने देना चाहती। वही गुर्जर नेता को भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर उनसे फीडबैक प्राप्त करते हैं, उसके आधार पर प्रशिक्षण चलाए जाते हैं, कार्यक्रम होते हैं, अभियान बनाए जाते हैं, चिंतन और मंथन का दौर चलता है और ये भारतीय जनता पार्टी की सतत चलने वाली प्रक्रिया है। संगठन से लेकर मंत्रिमंडल तक में बीजेपी सशक्त टीम तैयार कर रही है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंथन जारी। इसके लिए बहुत सारी फेरबदल, बहुत सारे निर्णय शायद पार्टी करेगी। अभी उन पे अटकलें लगाई जा रही हैं, कयास चल रहे हैं, लेकिन ये बात साफ है कि बीजेपी बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव मान रही है 2027, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे, बीजेपी की लोकसभा सीटें 33 हो गई, समाजवादी पार्टी की 37 हो गई, इंडिया अलायंस की 43 हो गई और एनडीए की सीटें 37 रह गई। बीजेपी इसी के परिप्रेक्ष्य में अपनी सारी तैयारी कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी यूपी में एक नए तेवर और नए कलेवर में उतरने की तैयारी में। संगठन से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार तक मंथन का दौर जारी है। जल्द ही भारतीय जनता पार्टी जाति समीकरण साधते हुए, सामाजिक समीकरण साधते हुए उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश भाजपा की नई टीम का ऐलान कर सकती है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। नोएडा हिंसा के बाद में अब सियासत जमकर हो रही है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में एसपी का डेलीगेशन नोएडा पहुंचा, जिसे पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी नोएडा पहुंच गए। अजय राय ने आरोप लगाया कि नोएडा पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है। नोएडा में अब हालात सामान्य है, लेकिन सियासत तेज है। देखिए। नोएडा में सैलरी बढ़ाने को लेकर मजदूरों ने आंदोलन किया था। अब इस बार सियासत भी तेज हो गई। यूपी में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में मजदूरों से मिलने जा रहे एसपी के 10 सदस्यों के डेलीगेशन को नोएडा पुलिस ने डीएनडी फ्लाईओवर पर ही रोक लिया। पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए एसपी नेताओं को नोएडा की सीमा में आने से रोक दिया। यहाँ के लेबर कमिश्नर थे और यहाँ लेबर इंस्पेक्टर थे, उनको उनकी समस्याओं को देखना चाहिए और उनका निदान कराना चाहिए। ये सरकार सोई थी, जब मामला बिगड़ गया तब लाठी चलाने लगे।
पुलिस ने पहले ही नेताओं को नोटिस जारी कर आगाह किया था, लेकिन इजाजत न मिलने पर विवाद बढ़ने के बाद में पुलिस ने एसपी के नेताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस रोका हुआ, आप देखें पुलिस कहाँ ले जाती है, क्या करती है। पुलिस तो हम बहुत सारी जिंदगी यही रोकते और लड़ते देख चुके हैं, हम बहुत देखे, इससे हमें नहीं डरा है। एसपी और सीपीआई के नेताओं के बाद में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी नोएडा पहुंच गए। अजय राय ने आरोप लगाया कि नोएडा पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये पूरी तरीके से लोग भाजपा से मिले लोग हैं और जो सरकारी तंत्र है वो बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। ये पूरी तरीके से सरकार की फेलियर है, गवर्नमेंट फेल है पूरी तरीके से। सपा के डेलीगेट आए थे और सीपीआईएम के डेलीगेट आए थे, उनको रोका गया है, मिलने नहीं दिया मजदूरों से। मजदूरों से मिलना चाहिए, मजदूरों की बात उठानी चाहिए और मजदूरों के साथ खड़ा है। सीएम योगी के निर्देश पर मजदूरों की सैलरी बढ़ाई गई है, साथ ही पुलिस उपद्रव करने वालों पर एक्शन भी ले रही है। नोएडा में अब हालात सामान्य है, लेकिन सियासत तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। और गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 29 अप्रैल को हो सकता है। पीएम मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इससे मेरठ से प्रयागराज का सफर 6 घंटे में पूरा होगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण काम भी लगभग पूरा हो चुका है। इसका लोकार्पण भी इसी महीने हो सकता है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे अब फराटा भरने के लिए तैयार है। सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने के साथ ही यह पश्चिमी और पूर्वी यूपी को सीधे जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा है। प्रोजेक्ट की करीब 36,000 से 37,000 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। पीपीपी मॉडल पर गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ था। 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजोली गांव से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापुर डांडू तक जाएगा। यह पूरी तरह एक्सेस कंट्रोल्ड होगा और भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। यहां कार की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, यानी कि आप पूरे यूपी को 6 घंटे में पार कर सकते हैं। 29 अप्रैल को पीएम मोदी इसका लोकार्पण कर सकते हैं। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं कि अप्रैल में ही गंगा एक्सप्रेसवे को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अभी गंगा एक्सप्रेसवे इसी महीने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका राष्ट्र को समर्पण का भी समारोह होने वाला है। लगभग 600 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे बनने के बाद एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश का योगदान 60% हो जाएगा। 60%। हरदोई में पीएम मोदी के दौरे से पहले पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एडीजी और कमिश्नर ने तैयारियों का जायजा लिया। कार्यक्रम स्थल और सुरक्षा व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर गुजरेगा। मेरठ शुरू होकर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाजापुर, हरदोई, उन्नाव, बरेली, प्रतापगढ़ के रास्ते प्रयागराज पहुंच सकेंगे। इतना ही नहीं, इस एक्सप्रेसवे को लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़कर बिहार तक पहुंचाया जाएगा। इससे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के साथ भी बेहतर कनेक्टिविटी बनेगी। बीजेपी का कहना है कि इससे मेरठ से प्रयागराज की दूरी महज 6 घंटे की रह जाएगी। आरटीएस बिन मांगे, मेट्रो बिन मांगे, गंगा एक्सप्रेसवे बिन मांगे, क्या नाम, ये जो एक्सप्रेसवे चल रहा है मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे, ये भी बिन मांगे, और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे, ये मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 तीव्र गति की व्यवस्थाएं दी हैं। मेरठ से इलाहाबाद 6 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में। कल्पना थी क्या कभी? लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण काम भी लगभग पूरा हो चुका है। इसका लोकार्पण भी इसी महीने हो सकता है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे करीब लगभग 63 किलोमीटर लंबा है। ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, जिसका भविष्य में 8 लेन का विस्तार किया जा सकता है।
इसके चालू होने के बाद से लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी महज 35 से 45 मिनट से पूरी हो जाएगी, जो पहले 1.5 से 2 घंटे लेती थी। ये एक्सप्रेसवे आने वाले समय में कानपुर रिंग रोड और गंगा एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के साथ ही लखनऊ और कानपुर के बीच में ट्रैफिक में तेजी आएगी। सुरक्षित और जाम मुक्त बनाने के लिए ये परियोजना एक अहम बुनियादी ढांचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। देश भर में प्रदर्शन करेगी भारतीय जनता पार्टी। एक बड़ी खबर मिल रही है, विपक्ष के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन करेगी। एनडीए के सभी सहयोगी दल भी प्रोटेस्ट करेंगे। महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर बीजेपी प्रोटेस्ट करने जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपने देखा होगा कि बिल पास नहीं हो पाया, इसी को लेकर ये तमाम जो तस्वीरें हैं, बीजेपी की सांसद हैं सभी प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही हैं। और अब तैयारी है बीजेपी की, पूरे देश भर में प्रदर्शन करने की बीजेपी की तरफ से तैयारी है। विपक्ष के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन करेगी।